हेलो एवरीवन। 21 अगस्त 1911 पेरिस में मौजूद लूव्र म्यूज़ियम में काम करने वाले एक शख्स जिसका नाम विंसेंजो पिरगिया था, अपने दो साथियों समेत सुबह के 5 बजे के करीब लूव्र म्यूज़ियम से बाहर निकलते हैं। इनके हाथ में होती है एक पेंटिंग जिसे इन लोगों ने लूव्र म्यूज़ियम से चुराया था और अब ये लोग सुबह की ट्रेन पकड़कर गायब हो जाते हैं। इन्होंने कोई आम पेंटिंग नहीं चुराई थी, ये थी द मोस्ट एक्सपेंसिव पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, जिसकी मालियत आज के दिन $1 बिलियन है और ये दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग मानी जाती है। इस पेंटिंग को कब, किसने और क्यों बनाया और इस पेंटिंग में औरत कौन है और ये पेंटिंग इतनी एक्सपेंसिव क्यों है, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। Mona Lisa, the 16th century painting by Leonardo da Vinci. Also breaking at this moment, Leonardo da Vinci's world-famous painting, the Mona Lisa. We're going to turn now to exciting news surrounding the centuries-old Mona Lisa mystery. Just who is the face on one of the most famous paintings in the world, the model for Leonardo da Vinci's masterpiece? मोनालिसा इटली के शहर फ्लोरेंस के रहने वाली थी। मोनालिसा का असल नाम था लीसा गिरर्दीनी। इटालियन में मोना का मतलब होता है मैडम या लेडी, तो मोनालिसा का मतलब हुआ मैडम लीसा या लेडी लीसा। मोनालिसा इटली के शहर फ्लोरेंस के रहने वाली थी, जिसकी शादी मार्च 5, 1495 को फ्रांसिस्को जियोकोंडो नाम के शख्स से हुई, जो कि क्लॉथ और सिल्क ट्रेडर था। शादी के वक्त लीसा की उम्र थी 15 साल और फ्रांसिस्को की उम्र थी 29 साल। मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था एक इटालियन पेंटर लियोनार्डो दा विंची ने, और लियोनार्डो के मुतल्लिक भी बहुत से फैक्ट्स हैं, जैसा कि लियोनार्डो सिर्फ एक पेंटर नहीं थे, वो एक इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट थे और उन्होंने बहुत सी दूसरी फील्ड्स एनाटॉमी, एस्ट्रोनॉमी, बोटैनी, कार्टोग्राफी, पैलियोंटोलॉजी के भी एक्सपर्ट थे। मोनालिसा की पेंटिंग को लियोनार्डो ने 1503 से 1507 के बीच में बनाया। कई थ्योरीज ये कहती हैं कि लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को 1503 से 1519 के बीच में बनाया। लियोनार्डो ने मोनालिसा की पेंटिंग को बनाया था फ्रांसिस्को के कहने पर, जब उनके यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश हुई। इस पेंटिंग की इतना एक्सपेंसिव होने की वजह है इसे किसी पेपर पर ड्रॉ नहीं किया गया, बल्कि ये पेंटिंग पॉपुलर वुड पैनल पर बनाई गई है। और इस पेंटिंग को बनाने के लिए लियोनार्डो ने सुमेटो टेक्निक का इस्तेमाल किया। सुमेटो टेक्निक कलर्स की ट्रांजिशन को स्मूथ बनाती है और पेंटिंग को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाती है। यही वजह है कि मोनालिसा की पेंटिंग में कोई भी लाइन या बॉर्डर देखने को नहीं मिलते। मोनालिसा को जो चीज़ सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो है मोनालिसा की स्माइल। अगर आप मोनालिसा की स्माइल की तरफ गौर से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो तो मुस्कुरा ही नहीं रही, और अगर आप पेंटिंग के किसी दूसरे हिस्से की तरफ देखें तो मोनालिसा की पेंटिंग एकदम से मुस्कुराने लग जाएगी। यही थी सुमेटो टेक्निक, जिसे बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने 15 साल मेहनत की। साल 1516 में जब किंग फ्रांसिस I ने लियोनार्डो को इनवाइट किया अपने पास काम करने के लिए, तो लियोनार्डो जाते हुए मोनालिसा की पेंटिंग को भी अपने साथ ले गए। वो अभी तक इस पेंटिंग पर काम कर रहे थे। साल 1519 में महल में रहते हुए लियोनार्डो दा विंची की मौत हो जाती है और किंग फ्रांसिस I मोनालिसा की पेंटिंग को अपनी रॉयल कलेक्शन में शामिल कर लेते हैं। और साल 1789 में जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है तो इस पेंटिंग को महल से निकालकर लूव्र म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। मोनालिसा की पेंटिंग को फेम मिला 19th सेंचुरी में, जब विंसेंजो पिरगिया नाम का शख्स ने इसे चुराया था। विंसेंजो को लगता था कि ये पेंटिंग इटली की मलकियत है, इस वजह से उसने इस पेंटिंग को चुराया था। और मोनालिसा की पेंटिंग की चोरी की न्यूज़ लीक होने के बाद मीडिया ने इस खबर को इतना फैलाया कि मोनालिसा की पेंटिंग को पूरी दुनिया में शोहरत मिली। 12 दिसंबर 1913 को अथॉरिटीज़ ने विंसेंजो को पकड़ लिया, जो कि मोनालिसा की पेंटिंग को इटली की मलकियत समझता था, और इस पेंटिंग को दोबारा लूव्र म्यूज़ियम में रख दिया गया।
मोनालिसा को लेकर कुछ लोगों की थ्योरीज हैं, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा कोई औरत नहीं थी, इसे दा विंची ने काल्पनिक तौर पर बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि मोनालिसा दा विंची की मदर थी, और कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि मोनालिसा कोई औरत नहीं बल्कि खुद दा विंची ही थे, जिन्होंने सोचा कि अगर वो खुद औरत होते तो कैसे दिखते, इसलिए उन्होंने खुद को इस पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जॉर्ज वसारी, जो कि एक इटालियन पेंटर थे, उन्होंने साल 1550 में इस बात का खुलासा किया कि फ्रांसिस्को जियोकोंडो की बीवी ही थी। अगर आप पेरिस के लूव्र म्यूज़ियम में जाएं और वहां इस मोनालिसा की पेंटिंग को देखें तो इसके नीचे इटालियन में लिखा होता है ला जियोकोंडो, जिससे ये पता चलता है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि लिसा गिरर्दानी ही थी। और क्या आप लोग जानते हैं कि मोनालिसा की एक नहीं बल्कि 2 पेंटिंग्स हैं। एक पेंटिंग मोनालिसा की वो है जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया, और दूसरी पेंटिंग बनाई थी एक इटालियन पेंटर रफेल ने। और ये बात सच है दोस्तों, ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। रफेल ने इस डुप्लीकेट मोनालिसा की पेंटिंग को पेन और इंक का यूज़ करते हुए बनाया था। प्रोफेसर गिउसेप्पे पेलेंटी, जिन्होंने जियोकोंडो फैमिली पर काफ़ी रिसर्च की थी, उन्होंने ये पाया कि रफेल उस वक्त कुछ अरसे के लिए जियोकोंडो फैमिली के घर के सामने रहता था। तो क्या उसने सेम मोनालिसा को सेम पोज में बिठाकर पेंटिंग बनाई होगी? ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। एक और थ्योरी ये कहती है कि रफेल ने लियोनार्डो के स्टूडियो में इस पेंटिंग को देखा था, जिस वजह से उसने मोनालिसा की इमेजिनरी पेंटिंग बनाई। या फिर मोनालिसा की एक और पेंटिंग भी एग्जिस्ट करती होगी जिससे रफेल ने कॉपी करके अपनी पेंटिंग बनाई। और यहाँ पर आती है मोनालिसा की 3rd पेंटिंग। साल 1914 में ये पेंटिंग थी एक नोवेलिस्ट जॉन आर आयर के पास। तो क्या इसका मतलब हुआ कि रफेल ने जॉन की पेंटिंग देखकर अपनी पेंटिंग बनाई होगी? अगर आप गौर करें तो इसमें एक लूप होल है। रफेल ने मोनालिसा की डुप्लीकेट पेंटिंग बनाई थी 1504 में, जबकि जॉन आर आयर की पेंटिंग का पता 1914 में चला था। 1914 से पहले जॉन आर आयर के पास मोनालिसा की डुप्लीकेट पेंटिंग थी, इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो हो सकता है कि रफेल ने मोनालिसा की डुप्लीकेट पेंटिंग को दा विंची के स्टूडियो में देखकर इमेजिनरी तौर पर बनाया हो। और अगर आप रफेल की पेंटिंग को और जॉन आर आयर की पेंटिंग में कंपैरिजन करें तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। सबसे पहले तो रफेल की पेंटिंग में बैकग्राउंड बिल्कुल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जॉन आर आयर की पेंटिंग। इसके अलावा रफेल ने इस पेंटिंग को पेन से बनाया था, और जॉन आर आयर की पेंटिंग बनाने के लिए ब्रश का इस्तेमाल किया गया था, जिस वजह से रफेल की पेंटिंग में बहुत सी लाइंस और बॉर्डर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जॉन आर आयर की पेंटिंग में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि रफेल ने मोनालिसा की पेंटिंग को इमेजिनरी तौर पर ही बनाया होगा। लेकिन आप दोस्तों की राय इस बारे में क्या कहती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यही थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।